So hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th के इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास 11th की वीडियो आई थी उसके अंदर हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करके और कंप्लीट हमने बिल्कुल कर दिया था। काफी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है, ठीक है, जो सेल चैप्टर है। आज हम लोग बेसिकली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, एम फेज क्या होता है वो पढ़ेंगे, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, मियोसिस क्या होता है एंड मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक ना आप लोग जो है टर्म से वाकिफ है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसको आप लोग और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर उसी चीज के लिए है। अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। नाउ आर यू ऑल अवेयर दैट ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन goes on to form such large organism. Growth and reproduction are characteristics of cell. This is important, ठीक है। Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide, ठीक है। यानी कि हर सेल क्या करता है, इंटू टू डिवाइड करेगा एंड वो क्या करता है, एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स को क्या करता है, बेसिकली डिवाइड करने के बाद में इट गिव्स राइज, ठीक है, टू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। Now, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. ठीक है। अब ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, खुद से ग्रो करेंगी, डिवाइड करेंगी, वो एक न्यू सेल पॉपुलेशन को क्या करेंगी, बेसिकली गिव राइज करेंगी, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। अब देखो, सिंगल पेरेंटल सेल था, डिवाइड हुआ, ठीक है, एंड एक डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रहा है, फिर वो डॉटर सेल्स क्या कर रही है, वो फर्दर डिवीजन शो कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली एक सिंगल सेल से ये सारा डिवीजन हो रहा है, ठीक है। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of a million of cells, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में भी समझाया हुआ आपको, ठीक है। अब एक बार हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सेल साइकिल की बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल साइकिल को हम लोग अभी देखते हैं। Cell division is a very important process in all living organisms. We know that. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also takes place. Now this is important. जब भी सेल डिवाइड करता है तो उस समय डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा एंड सेल ग्रो भी करता है, ठीक है। यानी कि रेप्लिकेशन और ग्रोथ दोनों जो है वो वहां पर बेसिकली हो रहे हैं। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes, ठीक है। अभी जो प्रोसेसेस अकर कर रही है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, ये जो प्रोसेसेस है ना कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो बेसिकली होने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे तभी ये इंश्योर होगा कि वहां पर जो डिवीजन हो रही है वो एक करेक्ट फॉर्म में हो रही है, ठीक है। वहां पर जो डिवीजन हो रही है वो सही से हो रही है एंड जो प्रोजनी सेल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोजनी सेल्स बन रहे हैं दे हैव इंटैक्ट जीनोम्स, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे मेक श्योर होता है। नाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. Very very important. अब देखो ध्यान से समझो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, वो इवेंट्स का सीक्वेंस जिसके थ्रू सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बेसिकली जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सेल के, ठीक है, सेल के अंदर जो है जीनोम भी प्रेजेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लास्ट चैप्टर हम लोग बात कर चुके हैं, उनको सिंथेसाइज कर रहा है एंड फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जीनोम डुप्लीकेट होगा, जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे एंड फाइनली वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। इस कंप्लीट सीक्वेंस को ही सेल साइकिल का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन सेल साइकिल में क्या क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सिंथेसाइजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल
एंड डिविजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occur during one specific stage in the cell cycle। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब जो सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सेल ग्रोथ का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। बट जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल की, उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली एक स्पेसिफिक फेज के अंदर ही होगा, ठीक है। नाउ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए, ठीक है, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियर बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, अब जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, बेसिकली जो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हुए हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड ये किसके थ्रू होता है, इट ऑल्सो अकर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये जो इवेंट्स हैं दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सी बात कर ली सेल साइकिल के बारे में, एक ओवरव्यू ले लिया कि हो क्या रहा है। अब हम लोग चलेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक फेज को बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक है। अब देखते हैं, a typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको सेल साइकिल दिखाई हुई है, ठीक है, इसको अभी हम लोग डायग्राम को देखेंगे। क्या होता है, बेसिकली जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, दे डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। एवरी 24 आवर्स में बेसिकली डिवीजन हो रही है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन सेल्स इन कल्चर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ह्यूमंस आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पर जो सेल्स है दे डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, बट ये जो ड्यूरेशन है इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल टाइप। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होगा, यूकैरियोट्स में डिफरेंट होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होगा, तो वो वेरी करता है। ठीक है, यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इवन इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वहां पर भी जो सेल टाइप है, ठीक है, उस पे भी वो क्या कर रहा है, बेसिकली डिफर कर रहा है, ठीक है, जो डिवीजन का टाइम है। ठीक है, अब यीस्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है, यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल होती है वो 90 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन होता है, ठीक है, यानी कि जितने भी फेज है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स सेल डिवीजन आफ्टर एवरी 90 मिनट्स वहां पर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके ग्रीन ले लेते हैं, चलो ब्राउन ले लेते हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। ठीक है, दो बेसिक फेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड द सेकंड इज एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है, इंटरफेज, सेकंड जो होता है दैट इज एम फेज, या जिसको माइटोसिस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब एम फेज किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। देखो ध्यान से समझो इस बात को, एम फेज वो फेज होता है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, एम फेज माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोसिस फेज समझ में आ रहा है कि ये वो फेज है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस हो रहा है। इंटरफेज, इंटर का क्या मतलब होता है, बीच में। ठीक है, सो बेसिकली इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको इंटरफेज बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेज बोला जाता है। नाउ it is significant to note that in the 24-hour average duration of a cell cycle of human cell, ठीक है, ह्यूमन सेल का सेल साइकिल है, दैट इज बेसिकली 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, एक सेल साइकिल की। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, बेसिकली जो 95% ड्यूरेशन होती है ना, 24 आवर्स की बात हो रही है, बट इसके अंदर सिर्फ 1 आवर जो होता है,
ठीक है, 24 आवर्स के अंदर, सिर्फ 1 आवर के अंदर, ठीक है, फॉर ओनली अबाउट एन आवर जो ये सेल डिवीजन होती है ना वो लास्ट करती है। जो इंटरफेस होता है दैट इज बेसिकली ड्यूरिंग 95% ऑफ द ड्यूरेशन। ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosomes, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। द इंटरफेज, though called the resting phase, is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। ठीक है, पहले मैं इतना आपको बताती हूँ। अब देखो एम फेज कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन होगा। दैट मींस वहां पर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स होगा। एंड एंड किससे होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से। ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो कैरियोकाइनेसिस होता है इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। देखो 95% ऑफ द टाइम जो सेल है वो इंटरफेज के अंदर है। और इंटरफेज क्या है, दो एम फेजेस के बीच का फेज है। ये वो टाइम होता है ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। ठीक है, यानी इस फेज के अंदर सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। एंड उस टाइम पे क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ भी हो रही है एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, इन ऑर्डरली फैशन। ठीक है, इन एन ऑर्डरली मैनर वो बेसिकली हो रहा है वहां पर। ठीक है, एंड एम फेज जो है वो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस पे स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस पे वो एंड होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ये हमने बात कर ली। नाउ इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। ठीक है, अब जो इंटरफेस है वो फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड होता है, G1, S एंड G2। ठीक है, G1, S और G2, ये 3 फेजेस के अंदर जो इंटरफेज होता है वो डिवाइडेड होता है। अब यार देखो इतना बड़ा फेज है। ठीक है, आप सोचो 95% ऑफ द टाइम, ठीक है, 95% ऑफ द जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेज की है। दैट मीन्स वो आगे 3 फर्दर फेजेस में भी डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो क्या होता है, G1, S और G2 ये फेजेस होते हैं। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ फेज को। ओके, ठीक है, चलो। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। अब जो जीएनए फेज जो G1 फेज होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस, ठीक है, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, उसके बीच में जो इंटरवल है उसको G1 फेज बोला जाता है। ठीक है, वो जो फेज है दैट इज द G1 फेज। वो क्या हो जाएगा, दैट इज द G1 फेज। ठीक है, अब G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इस फेज के अंदर सेल ग्रो हो रहा है। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग बट डीएनए रेप्लिकेशन अभी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन अभी नहीं हो रहा है। फिर आता है एस फेज। एस फेज जो होता है दैट इज द सिंथेसिस फेज भी उसको बोला जाता है। ये वो पीरियड होता है जहां पर डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली होती है। ठीक है, एस फेज इज दैट फेज वेयर डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंथेसिस फेज भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंथेसिस फेज भी होता है। अब क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन हो रहा है दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है पर सेल इट डबल्स। ठीक है, डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि अगर इनिशियल अमाउंट 2C है तो जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर दिस एस फेज वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन
क्रोमोसोम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो रहा है बेसिकली, इस दौरान डीएनए जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। आफ्टर द एस फेज भी वही है, बिफोर एस फेज भी वही होगा, ठीक है। यानी कि अगर सेल जो है वहां पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यानी कि 2n क्रोमोसोम्स अगर थे, तो वो आफ्टर एस फेज भी, ठीक है, आफ्टर एस फेज भी 2n ही रहेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इवन आफ्टर द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको ऊपर लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ना। चलो लिखते हैं। हाँ, तो अगर पहले जो क्रोमोसोम नंबर था वो 2n था, तो आफ्टर एस फेज भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 2n ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर है इट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर एस फेज। अच्छा, ये जो एनोटेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ रहेगा ना, आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, in animal cells during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm, ठीक है। अब एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एस फेज के दौरान क्या हो रहा है बेसिकली, रेप्लिकेशन जो होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है बेसिकली स्टार्ट होगा, एंड जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट करेगा ड्यूरिंग द G2 फेज। अब G2 फेज के अंदर क्या हो रहा है, G1 की बात हो गई, S की बात हो गई, G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। यानी कि G2 फेज के अंदर क्या होगा, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होंगे इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, एंड जो सेल ग्रोथ है वो तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। मैंने ऊपर बताया था सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली होगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में ही होता है, और वो फेज कौन सा होता है, दैट इज एस फेज। उस फेज के दौरान डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम, ठीक है। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर एम फेज के बारे में भी बताया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम के ऊपर बाद में ही आएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर बेसिकली G1 S G2 ये सारा अभी हम लोग इस डायग्राम को थोड़ी देर के बाद ही फिर देखेंगे, ठीक है। चल आगे भी देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ, some cells in adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive state called quiescent stage, जिसको G नॉट फेज भी बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, G नॉट फेज भी बोला जाता है of cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so, depending on the requirement of organism. अब ये important है, देखो adult animals के अंदर कुछ cells जो होते हैं they do not exhibit cell division, example है heart cells, बहुत important है। many other cells वो सिर्फ तभी divide करेंगे जब जरूरत होगी, ठीक है। यानी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, आलसी होते हैं मेरी तरह, तभी काम करते हैं जब रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे कुछ सेल्स होते हैं बेसिकली दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। एंड वो क्या करेंगे, अब देखो अगर डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेज में एंटर कर जाते हैं सेल साइकिल की, जिसको जी नॉट स्टेज या जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो बेसिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऐसा मतलब नहीं है वहां पर, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली, अच्छा इनएक्टिव में हटा ही देती हूँ यहाँ से, ठीक है। बेसिकली प्रोलिफरेट वो नहीं करते हैं जब तक जरूरत नहीं होगी,
ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, तब वो प्रोलिफरेट करेंगे, अदरवाइज दे रिमेन बेसिकली इन क्विसेंट स्टेज। ठीक है, यानी कि वो सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें डिवीजन नहीं हो रही है, वो G1 फेज के बाद G0 फेज में चले जाते हैं, एस फेज में नहीं जाते। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अब एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। ठीक है, अब देखो माइटोटिक सेल डिवीजन वैसे जनरली क्या होती है, वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होगी, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर हैप्लॉइड सेल्स जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इसका है मेल हनी। ठीक है, अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वहां पर माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है और डिप्लॉयड सेल्स में भी हो सकती है। ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं एम फेज के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली हमने अभी यहाँ पर सेल साइकिल की बात करी। ठीक है, सेल साइकिल अभी हमारा डन हो गया। अब हम लोग चलते हैं एम फेज के ऊपर। ठीक है, एम फेज के अंदर ही हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो, this is the most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cell। ठीक है, यानी कि बेसिकली इस पीरियड के दौरान, एम फेज के दौरान क्या होता है, जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। ठीक है, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। Since the number of chromosome in the parent and progeny cells is the same, it is also called equational division। Very important point, okay, very very important point। इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। देखो, मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। आई नो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। माइटोसिस को क्या बोला जाता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। मियोसिस को क्या बोला जाता है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर सेम होता है। ठीक है, प्रोजेनी और पेरेंट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो, इंटरफेस बहुत लंबे ड्यूरेशन पे था, उसके आगे कितने फेज थे, बेसिकली तीन तीन की बात हो रही थी, G1S G2। इन जो एम फेज होता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फेजेस। ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये ना प्रोग्रेसिव फेज होता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक फेज दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बीच में कुछ ना कुछ उनके बीच में कनेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो आप एक क्लियर कट लाइन वहां पर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब यार देखो, इसको ना बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, अगर आप जो है अपनी ग्रेजुएशन जो है बॉटनी में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, CSIR नेट जैसे एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ना बहुत ध्यान से देखो, एंड बेसिक सारा यही होता है। ठीक है, चल एक काम करते हैं, इसको इरेज कर दे, इरेज कर देते हैं, अब होगा। चल, अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोफेस की।
प्रोफेज इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। साथ साथ में आप एक काम करो, अगर आपको पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना है, जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनको आप नोट करते रहो, ठीक है। The first stage of karyokinesis follows the S1 S and G2 phases of interphase, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये वो फेज होता है जो S और G2 फेज को फॉलो करता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, G1, ठीक है, फिर S, ठीक है, फिर G2। अब इसके बाद ही तो एम फेज आ रहा है ना, दैट मीन्स एम फेज में भी सबसे पहले अगर प्रो फेज है, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग दीज वंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड, ठीक है। अब एस और जी टू फेज के अंदर जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, दे आर इंटरट्वाइंड, ठीक है। प्रोफेज क्या होता है, बेसिकली इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये वो फेज होता है जहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल स्टार्ट होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो कंडेंसेशन होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। The chromosomal material become untangled during the process of chromatin condensation। जब chromatin condensation होता है तो जो chromosomal material है वो untangle होना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो क्या होना स्टार्ट होता है, untangle होना स्टार्ट होता है। एक मिनट, यहाँ पे शायद बना भी होगा 10.2 फिगर ए के पार्ट ए के अंदर, ओके। सो बेसिकली देखो प्रोफेज में आप यहाँ पर देखो, दिस इज शोइंग अर्ली प्रोफेज, ठीक है, एंड दिस इज शोइंग लेट प्रोफेज। यहाँ पर आपको क्या दिखा हुआ है, लेट प्रोफेज दिखा हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटैंगल होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। वो क्या हो गया, देखो लेट प्रोफेज तक आते आते जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटैंगल्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर होगा क्रोमेटिन कंडेंसेशन जब होगा, ठीक है। प्रोफेज के बारे में आपने जो बात याद रखनी है दैट इज कि यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा होता है, ठीक है, ओके। अब the centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of cell, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो सेंट्रोसोम है, जब एस फेज था, ठीक है, एस फेज किसका था, इंटरफेज का, तो एस फेज के दौरान जो सेंट्रोसोम था उसकी डुप्लीकेशन हुई थी। अब वो क्या करेगा, वो टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स जो है वो जाने लग जाएगा, ठीक है। इट विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स, यानी कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, पहली बात तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है इट कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिड्स एंड दे आर अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, ठीक है। वो कहां पर ये, ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिकली सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, ठीक है। अब centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of cell. Each centrosome radiates out microtubules called asters, ठीक है। अब जो microtubules वहां पर रेडिएट आउट होंगे उनको एस्टर्स बोला जाता है। एंड वो जो एस्टर्स है दे टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपैरेटस, ठीक है। तो माइटोटिक एपैरेटस जो होता है किसके किस किस से मिलके बना है, स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर्स, ठीक है। एंड एस्टर्स दे आर टू इन नंबर, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, माइटोटिक एपरेटस बनाता है, ठीक है। बेसिकली ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो सेंट्रोसोम है वो क्या करेंगे, अभी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, इतना हम लोग सेव कर लेते हैं, अगर वरना हमारा दोबारा से ये लोड नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। यानी कि जब प्रोफेज एंड हो जाता है तो वो जो सेल्स हैं उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर,
न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप देखने को नहीं मिलता। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज की। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? मेटाफेज की। अब क्या होगा बेसिकली, जस्ट अ मिनट। यस, complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of cell. अब क्या होता है बेसिकली, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जब वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दैट मीन्स वहां पर जो सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस है, ठीक है, सेकंड फेज कौन सा है? मेटाफेज, वो स्टार्ट हो गया है। हेंस क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स है दे आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, वहां पर क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हुए थे, इस फेज तक आते आते जो कंडेंसेशन है इट इज कंप्लीटेड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजिली स्टडीड। ये स्टेज इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये अक्सर लाइक एग्जाम्स में आपको बोला जाता है कुछ पर्टिकुलर, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात करूँ तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस वहां पर दिखाने होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हर स्टेज के ना डिफरेंट मार्क्स होते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टीचर्स बोल देते हैं कि आपको यही वाला फेज दिखाना है। ठीक है, सो उस चीज के मार्क्स होते हैं वहां पर। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. ठीक है, अब इस फेज तक आते आते क्या होगा, ये जो मेटाफेज क्रोमोसोम होंगे दे आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड वो जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, नाउ small disc shaped structures at the surface of centromeres are called kinetochores. अब वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो सेंट्रोमियर के सरफेस पे होते हैं उनको काइनेटोकोर्स बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर्स बोला जाता है। The structure serve as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of cell. अब ये जो काइनेटोकोर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, दे आर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम। ये वो साइट होती है, ठीक है, जहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच होती है। ठीक है, एंड दे आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, दैट मींस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट इक्वेटर। इसको ना मेटाफेजिक प्लेट भी बोला जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर अलाइंड एट मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, दे आर अलाइंड जस्ट, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर अलाइंड एट द मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, चल अब मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, स्मॉल डिश शेप्ड स्ट्रक्चर जो है एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर्स उनको क्या बोला जा रहा है? काइनेटोकोर्स। एंड वो क्या करते हैं? दे आर द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। Metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from opposite poles. अब क्या होता है देखो, this is the transition to metaphase. अब यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। मेटाफिजिक प्लेट पे बेसिकली इक्वेटर वाली पोजीशन पे, ठीक है, इक्वेटर वाली पोजीशन पे वो क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, दोबारा से पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। करेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट इक्वेटर, मैंने बता दिया, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक पोल पे क्या होते हैं, जो क्रोमेटिड होता है इट इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, वो कनेक्टेड होगा एंड सिस्टर क्रोमेटिड इट इज कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट पोल्स पे होंगे। ठीक है, एक जो है वो बेसिकली ऊपर कनेक्टेड होगा, ठीक है,
ऊपर वाले पोल पे, एंड जो सेकंड होगा वो नीचे ऑपोजिट पोल्स पे कनेक्टेड होगा। मैं एक बार, ये लोड होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इस पोल पे कनेक्टेड होगा, एंड जो सेकंड होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा, वो इधर ऑपोजिट पोल पे बेसिकली अटैच्ड होगा, ठीक है। आई गेस, मुझे लगता है कि हमको ये कंप्लीट करके फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर करना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी देखते हैं, ठीक है। चलो, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज अ मेटाफेज प्लेन। मैंने आपको ये बता दिया। अब की फीचर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, कहाँ से अटैच कर रहे हैं? दे आर अटैचिंग टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्या करते हैं? काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स दे आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड along metaphase plate through spindle fibers to both poles, ठीक है। जो दोनों पोल्स होते हैं, थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, थ्रू स्पिंडल फाइबर्स वहां पर क्या हो रहे हैं? दे आर अटैच्ड, ठीक है, दे आर अटैच्ड थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ये सारी बात हमने कर ली, ठीक है, ठीक है। चल, अब हम लोग बात करते हैं एनाफेज की। इसको भी मैं एक काम करती हूँ, साथ ही सेव कर लेती हूँ। नाउ, at the onset of metaphase, sorry, anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate splits simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards opposite poles. अब देखो, जब एनाफेज स्टार्ट होगा तो जो क्रोमोसोम्स, ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन थे, ईच क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्टार्ट्स स्प्लिटिंग साइमल्टेनियसली। और जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, उन्हीं को अब क्या बोला जा रहा है? जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं, उन्हीं को क्या बोला जा रहा है? देखो, रेफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी? दे आर रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स किसके हैं? ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। दे बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अब वो क्या करेंगे? बेसिकली टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी वो कहाँ थे? अलाइन मेटाफेजिक प्लेट पे। अभी वो धीरे 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 करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, अब वो जो इक्वेटोरियल प्लेट थी, उससे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं? अभी मूव अवे कर रहे हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। अब जो सेंट्रोमियर होगा हर क्रोमोसोम का, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोल। एंड hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind, ठीक है। दैट मीन्स वहां पर क्या होगा? वो लीडिंग एज के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, दैट इज एट द लीडिंग एज। और जो क्रोमोसोम की आर्म्स होंगे वो पीछे होती है, ठीक है, ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। जो बेसिकली सेंट्रोमियर है, दैट इज डायरेक्टेड एट, जो आर्म्स होती है वो दैट आर बेसिकली ट्रेलिंग, ठीक है। अब ये देखो, आप एक बार डायग्राम देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जो आर्म्स है क्रोमोसोम की, दैट आर बिहाइंड, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है वो टुवर्ड्स पोल ऐसे जा रहा है, एंड इधर क्या है? बेसिकली आर्म्स जो है दे आर बिहाइंड, ठीक है। पोल्स के ज्यादा पास क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। इस बात को समझो, ठीक है। नाउ, द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स। अब जो एनाफेज स्टेज है वहां पर देखो क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो जो सेंट्रोमियर्स है, दे आर स्प्लिटिंग एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। और जो क्रोमेटिड्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। नाउ, अब हम लोग बात करते हैं टीलोफेज की, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? टीलोफेज की। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल स्टेज क्या है कैरियोकाइनेसिस की? दैट इज टीलोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। अब देखो, क्रोमोसोम्स क्या अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच गए, ठीक है। दे डिकंडेंस, ठीक है, डिकंडेंस होंगे, एंड दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है। वो क्या करते हैं? अभी दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, एज अ क्रोमेटिन मटेरियल दिखेंगे
एंड वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है दैट इज कलेक्टेड एट टू पोल्स, ठीक है, दो पोल्स की तरफ वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या हो जाता है बेसिकली, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्लस्टर में अब प्रेजेंट होंगे। सो क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लोस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस गोल्जी apparatus एंड ईआर वहां पर रिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो जाता है बेसिकली, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एंड जो क्रोमोसोम है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पे वो क्या हो जाएंगे बेसिकली, क्लस्टर हो जाएंगे। एंड डिस्क्रीट एलिमेंट्स जैसी उनकी जो आइडेंटिटी पहले थी दैट इज नाउ लॉस्ट, ठीक है, और वहां पर क्या हो गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, बेसिकली दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर, रुको मैं इधर लिख देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट क्लास से आज करके देखनी चाहिए, देखते हैं, कोई बात नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाइस आर, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, ठीक है, ये सारी बात हुई कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस के हमने फेज पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था, जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. यानी कि cytokinesis is something which is marking the completion of cell division, ठीक है। This point is very very important। अरे यार, क्या होता है बेसिकली, सेल क्या करेगा, इट इज डिवाइडेड, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो सेल क्या होता है, हाँ, तो सेल क्या करेगा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, किस तरीके से, साइट जो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो उसी के थ्रू बेसिकली क्या हो रहा है, सेल सेल डिवीजन भी वहां पर हो रही होती है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। इन एन एनिमल सेल्स दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एनिमल सेल्स के अंदर ये किस तरीके से अचीव किया जाता है, बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे एक फरो टाइप का देखने को मिलता है। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, ठीक है, वो जो फरो है वो क्या करता है, ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर हैविंग द सेल डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। अब वो जो फरो होगा वो क्या करेगा, धीरे 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 करके डीपन होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली वो सेल को ज्वाइन, सेंटर को ज्वाइन कर लेगा, जिसकी वजह से जो सेल साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Thus, they undergo cytokinesis by a different mechanism. अब देखो प्लांट सेल्स के अंदर तो सेल वॉल भी होती है ना, तो वहां पर जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वहां पर जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, देखते हैं और फिर उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, सेकेंड पार्ट में इसको करती हूँ, ठीक है। इन प्लांट सेल्स, in plant cells, wall formation starts in the center of the cell and grows outward. ओके बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बेसिकली इसको
नेक्स्ट उस पे करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे। अब क्या होता है प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है दैट इज थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। Wall formation starts in the center of cell and grows outward to meet the existing lateral walls। ठीक है, अब क्या होता है प्लांट सेल के अंदर जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। वहां पर क्या हो रहा था, फरो फॉर्म हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर से वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड वो टूवर्ड्स आउटर ग्रो करेगा ताकि वो लेटरल वॉल जो है उनसे मीट कर सके। अब वहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली जिसको सेल प्लेट बोला जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल प्लेट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन organelles like mitochondria and plastids get distributed between two daughter cells। अब जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स बिटवीन टू डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium। ठीक है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, जिसकी वजह से वहां पर मल्टी न्यूक्लिएट सिंकाइटियम फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल होता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये अभी हमने यहाँ पर इतना तो कवर कर लिया, ओके। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ओके, नाउ mitosis or equational division is usually restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis। ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, तो यहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अब आपने ये याद रखना है। Now, it is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism। ठीक है, अब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है तो उसका कोई रीजन है, कुछ सिग्निफिकेंस होगा इसीलिए हो रहा है। सो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडियल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली माइटोसिस के दौरान डिप्लॉयड डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एंड जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है दैट इज ऑल्सो आइडेंटिकल, ठीक है। दूसरी बात, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सेल ग्रोथ जो है दैट रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो रेशियो होता है, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको मैं एक काम करती हूँ इधर लिख देती हूँ, उसको बोला जाता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। चल, It is therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। अब देखो सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सेल डिवाइड करे ताकि वो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो रिस्टोर हो सके, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो होता है माइटोसिस का दैट इज सेल रिपेयर, ठीक है, सेल रिपेयर। सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लीफ। ओके, चलो ये हो गई बात सिग्निफिकेंस की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज मियोसिस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मियोसिस। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, साथ ही सेव कर लेते हैं। अब मैं सेव इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग ये एनोटेटेड एनसीईआरटी को देखें एंड फिर आपका सब रिवाइज होते चले जाए। ठीक है, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज ले लें। मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। Production of offsprings by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete set of haploid set of chromosome। देखो क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है दैट इज 2n, बट जाइगोट बना किससे होता है, हेप्लॉइड मेल एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट से। ठीक है, यानी कि एन और एन से मिलके क्या बना होता है, जाइगोट बना होता है। ठीक है, एन और एन से मिलके क्या बना होता है, बेसिकली जाइगोट बना होता है। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक गैमीट के पास में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड ईच हैज अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ gametes are formed from specialized diploid cells, this is very very important। ठीक है, जो gametes होते हैं they are formed from specialized diploid cells, this specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंड उसी को बोला जाता है मियोसिस। ठीक है, वो सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ में डिवाइड कर दे रही है उसको क्या बोला जाता है, उसको मियोसिस बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। It ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase। ठीक है, अब देखो, मियोसिस इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या करती है, इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन होती है एंड जाइगोट क्या होता है, इट इज टू। ठीक है, दैट मीन्स वहां पर जो डिप्लॉयड फेज है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to formation of haploid gametes। ठीक है, अब कुछ फीचर्स होते हैं मियोसिस के, वो हम लोग देख लेते हैं। दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होती है यहाँ पर न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 उनको बोला जाता है। ठीक है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ, ओके, ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की तो सिंगल साइकिल है, बट न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की दो सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं। फर्स्ट इज मियोसिस 1, सेकंड इज मियोसिस। ठीक है, meiosis 1 it is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at S phase। यानी कि meiosis 1 तब स्टार्ट होती है जब जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो रेप्लिकेट कर चुके हैं टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द S phase। ठीक है, meiosis involves pairing of homologous chromosomes। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, meiosis के दौरान क्या होता है, पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes एंड recombination between two non-sister chromatids of homologous chromosome। ठीक है, यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, अब देखो, मियोसिस 1 के अंदर भी कुछ इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 2 के अंदर भी इवेंट्स होते हैं, उनके नेम सेम होते हैं। मियोसिस 1 के लिए इस प्रोफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 के लिए इस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन फेजेस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफेज इट इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इट इज टिपिकली लॉन्गर। ठीक है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसका जो प्रोफेज है, इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, यानी कि माइटोसिस से अगर कंपेयर किया जाए तो जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, ठीक है, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, अरे रुको मैं थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ। चलो, अब देखो, मियोसिस प्रोफेज 1, 1 ऑफ मियोसिस
is more complex than prophase of mitosis. ठीक है, अब इट हैज सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। ठीक है, अब इसके भी आगे 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, देन इज पेकाइटीन, देन इज जाइगोटीन, सॉरी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। डिवीजन किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक है, डिवीजन किसके बेसिस पे है? सब डिवीजन इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक है, अब क्या क्या होता है देखो, ध्यान से देखो। ओके, लेप्टोटीन स्टेज के दौरान क्या होगा? द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि लेप्टोटीन स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम है दे आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रू आउट लेप्टोटीन। यानी कि जो कॉम्पैक्शन होगा क्रोमोसोम्स का थ्रू आउट लेप्टोटीन चलता रहेगा। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जिसको जाइगोटीन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते चलते हैं। लेप्टोटीन के दौरान क्या हो रहा है? chromosomes become gradually visible under light microscope and compaction continues throughout leptotin. अब जाइगोटीन के दौरान क्या होगा? क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम्स का पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, बेसिकली जो सिनेप्सिस होता है दैट अकर्स ड्यूरिंग द फेज जाइगोटी। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यही जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है इनको क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोमस सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad। यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो पेयर ऑफ साइनैप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ? बेसिकली जब उनका सिनैप्स्ड पेयर होगा, ठीक है, जो सिनैप्स्ड पेयर होगा ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको बाइवेलेंट या टेट्राड बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट या टेट्राड बोला जाता है। बेसिकली टेट्राड स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। However, these are more clearly visible at the next stage। ठीक है, अब ये और क्लियर किस फेज पे होगी? वो नेक्स्ट फेज पे होगी। ठीक है, the first two stages are relatively short lived compared to the next stage that is pecciting। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, अब पेकाइटिन के दौरान क्या होगा वो देखते हैं। कलर चेंज कर ले। पेकाइटिन के दौरान क्या होगा? 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। ठीक है, देखो अब बाइवेलेंट के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड दे अपीयर एज टेट्राड। ठीक है, दे अपीयर एज टेट्राड। This stage is characterized by the appearance of recombinant nodules, the sites at which crossing over occurs between two non-sister chromatids of homologous chromosome। ठीक है, अब इस स्टेज पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स वो साइट्स होती हैं जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसकी? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो जो साइट होगी, अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वहां पर क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, it is an enzyme mediated process and the enzyme that is involved is recombinase। ठीक है, जो enzyme involved होता है in the crossing over process that is recombinase and it leads to recombination of genetic material on the two chromosome। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of Peccitin, leaving the chromosome linked at the site of crossing over। That means कि जो रिकॉम्बिनेशन है इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। पेकाइटिन के एंड तक जो रिकॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स दे आर लेफ्ट
लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब आती है बात डिप्लोटीन स्टेज की। ओके, सो डिप्लोटीन के स्टार्टिंग में क्या होगा, डिसोल्यूशन होता है ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऊपर क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो यहाँ पर डिसोल्यूट हो जाएगा, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर। ठीक है, बेसिकली इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, हमने वही ऊपर देखा कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, बाइवेलेंट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, यानी कि जहां पे क्रॉसओवर हुआ है उस साइट को छोड़ के बाकी वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। दीज एग शेप्ड स्ट्रक्चर, इनको कायशमेटा भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कायशमेटा बोला जाता है। ठीक है, इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, अब कुछ oocytes के अंदर जो डिप्लोटीन स्टेज होती है दैट कैन इवन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। ओके, नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase 1 is diakinesis. It is marked by okay terminalization of कायशमेटा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कायशमेटा का क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। ठीक है, एंड जो मियोटिक स्पिंडलाइट इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ठीक है, जो मियोटिक स्पिंडल है दैट इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ठीक है, by the end of diakinesis nucleolus disappear and nuclear envelope also breaks down। ठीक है, अब diakinesis जो होता है ना, it is a transition to metaphase। ठीक है, this point is very very important। वो क्या होता है, it represent the transition to metaphase। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, it represent the transition to metaphase। ठीक है, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज 1 की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, प्रोफेज 1 की बात हो गई, अब ये कंप्लीट हो गई, अब मेटाफेज 1 की बात करें। मेटाफेज 1 के दौरान क्या होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, वो क्या करेंगे, एट द इक्वेटोरियल प्लेट अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज के दौरान। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो मैं अभी दोबारा से नहीं रिपीट करूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ना आपको दिखाया हुआ है, दिस इज शोइंग प्रोफेज 1, नाउ हेयर इज मेटाफेज 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर पर अटैच हो जाए, अलाइन हो जाएंगे बेसिकली। फिर एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, अब इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चल, हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। कितना सारा टाइम ना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है इसकी वजह से। अब एनाफेज 1 के दौरान क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे सेपरेट while sister chromatid remain associated with centromeres। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है दे रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर्स। ठीक है, एंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, टीलोफेज के दौरान क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अभी दे विल रीअपियर। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। ठीक है, डायड ऑफ सेल्स वहां पर उसको बोला जाएगा। ठीक है, ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis। ठीक है, this is important। दो meiotic divisions के बीच का जो stage होता है उसको interkinesis बोला जाता है, and it is short lived। ठीक है, it is short lived। now okay, just a minute, yes, there is no replication of DNA during interkinesis। इस interkinesis phase के दौरान कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इंटरकाइनेसिस इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। ठीक है, यानी कि इंटरकाइनेसिस, अच्छा, अगर इस तरीके से पूछा जाए प्रोफेज 2 से पहले क्या होता है, सो दैट इज बेसिकली इंटरकाइनेसिस। ठीक है,
ठीक है, इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज टू, एंड प्रोफेज टू इट इज अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज वन। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो प्रोफेज टू है इट इज सिंपलर देन प्रोफेज वन। ठीक है, चल, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग अभी इसको मैंने सेव कर लिया, अब हम लोग मियोसिस टू को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मियोसिस टू के अंदर सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज टू की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज टू की। मियोसिस टू इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस हुआ उसके तुरंत बाद मियोसिस टू इज इनिशिएटेड। ओके, अरे यार अब इसमें क्या हुआ है ये, आई डोंट नो। ओके, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, यानी कि क्रोमोसोम्स का इलोंगेशन पूरे तरीके से हो उससे पहले ही क्या हो जाता है, मियोसिस टू स्टार्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस टू रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मियोसिस टू होती है, ठीक है, जो मियोसिस टू होती है यहीं से हम लोग हाईलाइट करते हैं। मियोसिस टू जो होती है ना, इट रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, वो किसको रिजेंबल करती है? वो नॉर्मल माइटोसिस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिजेंबल करती है। अरे ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी देखते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज टू। ठीक है, यानी कि बाय द एंड ऑफ प्रोफेज टू क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ठीक है, एंड जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाते हैं? दे अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है, अब मेटाफेज टू के दौरान क्या होगा? जो क्रोमोसोम होंगे दे अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जस्ट अ मिनट, अब बस ये खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर मैं इसको कुछ ना कुछ देखती हूँ लैपटॉप को, एंड देन फिर हम लोग देखेंगे। चलो, at this stage the chromosomes align at the equator and microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to kinetochores of sister chromatids। ये हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं। ठीक है, नाउ ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ लेट्स सी, अब आई गेस ये ढंग से काम करेगा। अब बात करते हैं एनाफेज टू की। ठीक है, एनाफेज टू के दौरान इट बिगिंस विद, नहीं कर रहा है, simultaneous simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together। ठीक है, बेसिकली क्या होता है वहां पर? साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो क्या कर रहा था? विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, allowing them to move towards opposite pole of cell, shortening of microtubules attached to काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, एक बार हम लोग डायग्राम भी देख लेंगे अभी। ओके, अगर ये आज की डेट में लोड हो जाएगा तो जरूर डायग्राम हम लोग देखेंगे। ओके, हो गया। ठीक है, हाँ, सो ये आपको बेसिकली यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस टू। ठीक है, अब टीलोफेज टू के दौरान क्या होगा? मियोसिस इट एंड्स विद टीलोफेज टू, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि मियोसिस कहां पर एंड हो रही है? विद टीलोफेज टू, इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in formation of tetrad of cells। ठीक है, that means four haploid daughter cells at the end of telophase 2 are formed। ठीक है, four haploid daughter cells are formed at the end of telophase 2। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। मियोसिस क्या करती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जर्वेशन
ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको कंजर्व करने में मियोसिस हेल्प करती है, ठीक है, उसको कंजर्व करने में कौन हेल्प करती है, वो मियोसिस हेल्प करता है, ठीक है, मियोसिस का मैकेनिज्म हेल्प करता है, ठीक है। इट इज द mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process paradoxically results in रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ठीक है, बट क्या होता है, देखो वहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिडक्शन हो रहा है, बट डिप्लॉयड जो नेचर है वो वहां पर बाद में रिस्टोर भी हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ओके। हाँ, तो ये क्या करता है बेसिकली, इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड जो वेरिएशन है दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरिएशन जो है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जो है दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आई एम रियली सॉरी फॉर द लैग्स विच वर अकरिंग इन बिटवीन, ठीक है। मैं देखती हूँ, अपना लैपटॉप चेक करती हूँ या इसको चेक कराती हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपके साथ में बेसिकली ये ब्राउजर के साथ में प्रॉब्लम है या क्या है, आई डोंट नो, आई गेट इट चेक वेरी सून। सो इसी के साथ में हमने क्लास 11th का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कवर कर लिया, एंड ये वीडियो आपके नीट के लिए भी काफी यूजफुल रहेगी। अभी आइसर एग्जाम आने वाला है, एंड अभी आप लोग के एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है, क्लास 11th के, सो बेसिकली उसके लिए भी ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। विल मीट यू विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।